कि जब इस्लाम पार्टी के नाम से पूरे मुल्क में वावेला मचाया गया, इस्लाम पार्टी की जीत पर फिरका परस्तों ने वो किया और हमारे यहाँ भी आवाज़ उठने लगी, तो मैंने कहा कि इस्लाम पार्टी में बुराई क्या है। अगर हमारे शहर का एक सपूत शेख आसिफ के नाम का पूरे देश में डंका बजने लगे तो हमारा सीना फख्र से चौड़ा होगा कि हमारे शहर का एक नौजवान आज पूरे शहर में उसका नाम, पूरे देश में उसका नाम चल रहा है। कि 1.5 साल हो गया मौजूदा एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को एमएलए बने हुए, हमने चुन करके दिया दोबारा, तो 1.5 सालों में उन्होंने क्या काम काज किया उसका भी तो हिसाब किताब चाहिए। उन्होंने 1.5 सालों का कोई हिसाब किताब नहीं दिया, बल्कि एक एमएलए वर्किंग कमेटी बना दी। अब वर्किंग कमेटी के बारे में भी अलग अलग तबसरे हो रहे हैं। ये जिम्मेदारी, ये काम मर्दमशुमारी का कारपोरेशन के मार्फत हो रहा है। आपको मैं बता रहा हूँ कि कारपोरेशन ने एसआईआर के बारे में महासभा स्पेशल बुलाई थी कि हम एसआईआर में मदद करना चाहते हैं। तब उस वक्त भी ये बात आई थी कि एसआईआर का काम महसूल डिपार्टमेंट का है, तहसीलदार, प्रांत, कलेक्टर देखेंगे उसको, कारपोरेशन के जिम्मे मर्दमशुमारी का काम है। अस्सलाम वालेकुम। तमामी बिरादरान वतन को, बिरादरान इस्लाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कारपोरेशन के इलेक्शन के बाद से 1 या 2 बार ही मैं आपसे मुखातिब हुआ और उसके बाद से मैं आपके सामने अभी हाजिर हुआ हूँ। इन फिर इस वक्तों में 4 महासभा कारपोरेशन की हो चुकी है। कारपोरेशन का कामकाज तेज़ी से चल रहा है। 3 महासभा में जमकर झगड़े हुए, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी भी हुई। बीच में ये देखा गया कि एमआईएम के कारपोरेटर ज़्यादा होते हुए शिवसेना का अपोजिशन लीडर बनाया गया। उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? उन्होंने, जो मेयर साहिबा ने, डिप्टी मेयर साहिबा ने, कारपोरेशन के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन साहब ने और मौजूदा बरसर इख्तियार ने 100 दिनों में बहुत सारे काम किए और उन्होंने 100 दिनों के बाद अपने कामकाज का हिसाब किताब भी पेश किया है। और उसके बाद में एमएलए साहब ने वर्किंग कमेटी भी बनाई। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहे, बोलते रहे कि मैं इसके बारे में कोई बात करूं, लेकिन मैं इलेक्शन से पहले हमने 12 से ज़्यादा पार्टियों, 1 दर्जन से ज़्यादा पार्टियों को लेकर के महाविकास अघाड़ी बनाई थी और महाविकास अघाड़ी ने ये मौक़िफ़ तय किया था कि जो भी बरसर इक़्तिदार होगा हम उसके कामकाज को देख करके आगे का लाहेवल तय करेंगे। तो अभी अगले हफ्ते में महाविकास अघाड़ी की मीटिंग होने वाली है। उसके बाद पॉलिसी तय होगी और महाविकास अघाड़ी में कौन रहता है, कौन नहीं रहता है साथ में, उसके बाद बात की जाएगी। लेकिन जो मसाइल हैं कि 100 दिन का इन्होंने, बरसर इक़्तिदार ने अपने कामकाज का हिसाब पेश कर दिया। अब वो कितना सही है, कितना गलत है, ये मैं आगे बात आप लोगों को बताऊंगा। मगर ये भी सवाल है कि 1.5 साल हो गया मौजूदा एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को एमएलए बने हुए, हमने चुन करके दिया दोबारा, तो 1.5 सालों में उन्होंने क्या काम काज किया उसका भी तो हिसाब किताब चाहिए। उन्होंने 1.5 सालों का कोई हिसाब किताब नहीं दिया, बल्कि एक एमएलए वर्किंग कमेटी बना दी। अब वर्किंग कमेटी के बारे में भी अलग अलग तबसरे हो रहे हैं कि वर्किंग कमेटी कौन लोग हैं, क्या करेंगे, क्या उन्होंने पहले किया, आगे क्या उनसे उम्मीद है, इन सब बारे में भी बात करना है। लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा सा पॉलिसी तय हो जाए, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। अतिक्रमण की बात है, कितना सही है, कितना गलत है अतिक्रमण की जो मुहिम चल रही है। कोणार्क कंपनी को जो साफ़ सफाई का ठेका वाटर ग्रिज कंपनी पहले कचरा उठाती थी, उसकी दुगना रकम में कोणार्क कंपनी को ठेका दिया गया कचरे के ताल्लुक से। हमारे शहर में पानी का जो मसला चल रहा है, पूरा शहर पानी के लिए हाहाकार मची हुई है नलों के ताल्लुक से, उसके बारे में भी बात करना है। 11,000 कॉलोनी के बहुत गूंज हुई कि 11,000 कॉलोनी में अब सुधार आएगा, यूँ आएगा, उसके बारे में भी बात करना है। उसके अलावा जो जन्म दाखिले की बात है कि बोगस जन्म दाखिले के नाम पर किरीट सोमैया के इशारे पर यहाँ केस दर्ज हुए, बहुत सारे लोग जेलों में हैं, लेकिन कारपोरेशन से जो जन्म दाखिला मिलता है उसके बारे में भी कुछ बातें हैं जो आगे हमको करना है। ऐसे जो कुछ आगे 122 करोड़ रुपए के रोड का भी मामला पेश किया गया कि हम लोग 122 करोड़ रुपए के सड़कें बनवाने वाले हैं, उस पर भी बात मेरे कानों तक है, मुझे उस पर भी बात करना है।
लेकिन मैंने कहा कि पहले महाविकास अघाड़ी की पॉलिसी तय हो जाए। बीच में बहुत सारे लोगों ने कुछ एक दूसरे के खिलाफ में गर्मा गर्म बयानात भी दिए। लोग मुझसे चाहते थे कि मैं भी उसका कोई जवाब दूं, मतलब गरम कोई बोल रहा है तो मैं भी गरम बोलूं। अगर मैं गरम बोलने पर आऊं तो यकीन मानना कि इतना गरम बोलूँगा कि धुआं निकलेगा, और कहाँ कहाँ से धुआं निकलेगा, जिसको धुआं निकलेगा वही समझेगा। मगर मुझे बताओ कि अगर कोई गर्मा गर्म बात की जाए तो मसले का हल है क्या? उसमें सिर्फ इख्तिलाफ बढ़ेंगे, दुश्मनी पैदा होगी। और मैं न किसी का दुश्मन नहीं हूँ, मैं राह बताने वाला आदमी हूँ। जो आवाम की बातें रहती है, मुझ तक आती है, मैं आवाम की नुमाइंदगी करके आवाम की बातें अपनी ज़बान से बोल देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि लोग इस्लाह कर लेवे। लोग अगर रास्ता भटक गए तो वो रास्ते पर आ जाए। तो मेरा अगर बोलना किसी के खिलाफ भी हुआ तो इसलिए नहीं है कि मैं उनका दुश्मन हूँ। मैं चाहूँगा कि वो अच्छे रास्ते पर आ जाए, अच्छा काम करें। यही वजह है कि जब इस्लाम पार्टी के नाम से पूरे मुल्क में वावेला मचाया गया, इस्लाम पार्टी की जीत पर फ़िरका परस्तों ने वो किया और हमारे यहाँ भी आवाज़ उठने लगी, तो मैंने कहा कि इस्लाम पार्टी में बुराई क्या है? अगर हमारे शहर का एक सपूत शेख आसिफ के नाम का पूरे देश में डंका बजने लगे तो हमारा सीना फख्र से चौड़ा होगा कि हमारे शहर का एक नौजवान आज पूरे शहर में उसका नाम, पूरे देश में उसका नाम चल रहा है, पूरे मुल्क के मीडिया पर उसका नाम चल रहा है। आज वह मालेगांव की सरजमीन से उड़ करके देश भर के लोगों की नज़रों में आ गया। कामयाबी है ये। तो इस तरीके से मैं किसी का दुश्मन नहीं। वक्त पड़ेगा तो इतना बोलेंगे कि कोई किसी सबको अच्छे से, जो बहुत बोलने वाले हैं ना, उनको भी समझ में आ जाएगा कि क्या बोला जाता है और कैसे बोला जाता है। फिर लोगों को मालूम है मैं भी कौन से उस्ताद की औलाद का चेला हूँ, फिर हम बोलेंगे। लेकिन आज ये सब बोलने की बजाय मैं सिर्फ इसलिए आपके सामने आया हूँ कि आज एक वक्त बहुत संगीन है जिसके बारे में हम लोग थोड़ी सी गफलत कर रहे हैं। आपको याद होगा कि एनआरसी सीएए को लेकर के, एनपीआर को लेकर के एक तहरीक चलाई गई थी कि एनआरसी के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में आवाज़ उठी थी, पूरे देश में तहरीक चल रही थी एनआरसी के ख़िलाफ़। एनआरसी क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न, एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न। तो हम लोग एनआरसी के ख़िलाफ़ थे, सारे लोग एनआरसी के ख़िलाफ़ थे। गवर्नमेंट ने उस वक्त एक मसौदा लाया कि एनआरसी ना करते हुए, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न तैयार ना करते हुए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर कर लिया जाए। लेकिन उस वक्त एनपीआर को भी लोगों ने मुखालफत की। आप देखो कि जो एनआरसी के ख़िलाफ़ तहरीकें चली है उसमें नो सीएए, सीएए का कानून भी नहीं चलेगा, एनआरसी भी नहीं चलेगा, एनपीआर भी नहीं चलेगा। और यही एनपीआर चाहिए या नहीं चाहिए, इस झगड़े में उस वक्त जो है, जो हर 10 साल पर मर्दमशुमारी होती थी, सेंसस होता था, जो जनगणना होती थी वो हर 10 साल में होती थी। तो 2021 में वो मर्दमशुमारी नहीं हो सकी। वो मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट के फैसले के बाद एनपीआर नहीं हो रहा है, एनआरसी नहीं हो रही है, लेकिन सेंसस हो रहा है। लेकिन जिस तरीके का सेंसस, जिस तरीके की मर्दमशुमारी, जिस तरीके की जनगणना आज हो रही है, तुम इसको एनपीआर और एनआरसी से अलग किसी तरीके से नहीं कर सकते। ये मर्दमशुमारी मतलब इस देश में कितने लोग हैं, इस देश में कितने लोग रह रहे हैं, सबकी गिनती की जा रही है। लेकिन पहले जो गिनती हो जाती थी उसमें सिर्फ तादाद लिखी जाती थी और तादाद जाहिर की जाती थी। जो 2011 की मर्दमशुमारी में नाम, मज़हब भी पूछा गया, लेकिन इस मर्तबा नाम के साथ आधार कार्ड नंबर और बहुत सारी तफसीलात पूछी जा रही है। और आज डिजिटल दौर है और इसको डिजिटल किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि एक रजिस्टर तैयार हो रहा है, एक रजिस्टर तैयार हो रहा है जिसमें हर शख्स की, हर फैमिली की, हर ख़ानदान की पूरी मुकम्मल मालूमात होगी। तो अब इसको क्या बोलेंगे? ये भी तो एक रजिस्टर ही है ना। तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बोलो, एनपीआर बोलो, या नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बोलो, जो एनआरसी बोलो, या सेंसस बोलो, मर्दमशुमारी बोलो। तो आज मर्दमशुमारी का काम चल रहा है, ये भी एक रजिस्टर तैयार हो रहा है। इस मर्दमशुमारी में, इस जनगणना में, इसमें सेंसस में हमारा नाम आना ज़रूरी है, हमारी फैमिली का नाम आना ज़रूरी है। और अगर इसमें हमारा नाम रहा तो फिर नहीं रहा तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम बात, इसके लिए हुकूमत ने 11,000 करोड़ रुपये का फंड मंजूर किया है। 11,000 करोड़ रुपया मरकज़ी हुकूमत इस मद में खर्च कर रही है। और
16 लाख लोगों को इसमें काम पर लगाया है सरकार ने। 16 लाख सरकारी ऑफिसर इसमें काम कर रहे हैं, जो पूरे देश के अंदर अगर कोई बस स्टैंड के ऊपर जिसके पास कोई रहने का आसरा नहीं है, जिसका कोई घर नहीं है, वो बस स्टैंड की जो पैतरियों पर, किसी होटल दुकान की पैतरी पर, दुकानें बंद होने के बाद जो पैतरी पर भिखारी लोग सोते हैं, बेसहारा लोग सोते हैं, उनकी भी गिनती की जाने वाली है। पहले भी की जाती थी, मर्दमशुमारी के वक्त भी की जाती थी, अभी भी उनकी भी गिनती की जाने वाली है और उनकी भी मालूमात सरकार इकट्ठा करने वाली है। लेकिन इस ताल्लुक से ये जो स्कीम है, इसको 1 मई से लेकर 15 मई तक सेल्फ इनुमरेशन यानी खुद से रजिस्ट्रेशन करने का काम, खुद से नंबर मर्दमशुमारी करवाने का काम ऑनलाइन तरीके से अपने मोबाइल से करने के लिए हुकूमत ने हमको मौका दिया था। लेकिन 1 मई से लेकर 15 मई तक के वो मुद्दत ख़त्म हो गई और कोई भी किस्म की हलचल बेदारी हम लोगों की तरफ से नहीं दिखाई दी। मुझे ऐसा लगा कि SIR के वक्त गली गली, मोहल्ले मोहल्ले SIR हेल्प सेंटर के नाम से लोग बड़ा झंडा ले लेकर के मंडप लगा लगा के बैठ गए थे। तो जितनी बेदारी SIR के लिए ज़रूरी है, उससे 10 गुना ज़्यादा आज ज़रूरी है। अगर तुम्हारा वोटर लिस्ट में नाम है, तुम वोट देने के हकदार है, शहरियत के नहीं है। शहरियत तो यहाँ पर है कि जब हम हमारे देश की शहरियों की हम गिनती कर रहे थे, हम हमारे देश के शहरियों का रिकॉर्ड जमा कर रहे थे, उस वक्त तुम कहाँ थे, उस रजिस्टर में तुम्हारा नाम क्यों नहीं आया। तो इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, मगर उससे ज़्यादा ये ज़रूरी है। तो जितनी बेदारी हम SIR के टाइम दिखाए, मर्दमशुमारी के वक्त कोई रहनुमाई, कोई बेदारी नज़र नहीं आ रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो 1 मई से 15 मई तक का वक्त था, वो खुद रायशुमारी का, सेल्फ इनुमरेशन का था। खुद से अपने मोबाइल से हम लोग उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करा सकते थे। अभी 15 मई के बाद 16 मई से घरों की गिनती का काम शुरू हुआ है, घरों को नंबर दिए जा रहे हैं। मेरे घर भी लोग आए, तब मुझे बात का एहसास हुआ कि जब देखा कि बहुत सारे उसके अंदर मसाइल हैं, तो मुझे लगा कि कोई ना कोई लीडर आएगा। मगर आज 16 मई से आज 29 मई आ गई, 30 मई आ गई है, 15-16 दिन हो गए। इस ताल्लुक से किसी का कोई बयान नहीं आ रहा है, आवाम के पास कोई रहनुमाई नहीं जा रही है। यहाँ तक कि मैंने देखा कि कॉरपोरेशन के अंदर कुछ लोगों को, जो मर्दमशुमारी का काम करने वाले, जैसे BLO बोले जाते हैं ना, तो इसी तरीके से ब्लॉक लेवल ऑफिसर इसमें हैं, जो एक ब्लॉक 200 घरों का, 250 घरों का एक ब्लॉक बनाया गया और एक ऑफिसर को ब्लॉक की 250 घर की जिम्मेदारी दी गई। तो कुछ ब्लॉक लोगों ने अपने ब्लॉक का काम मुकम्मल कर लिया, उनको कॉरपोरेशन एजाज़ दे रही है। मुझे नहीं लगता कि इतनी कहीं बेदारी और उन्होंने किस ढंग से काम किया। तो इसलिए हम लीडरान को भी, आवाम को भी उसमें बेदार होने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जो है, तो जब हमसे पूछा जाए तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है, तो हम लोग जो है, तो मैं, मेरे देवर, मेरे जेठ, मेरी जेठानी, फिर मेरे 4 लड़के, मेरे देवर के इतने लड़के, मेरी जेठानी के उतने लड़के, ये सब हम लोग लिखवाना शुरू कर देते हैं। आप समझ लो कि फैमिली का मतलब सिर्फ हम और हमारे साथ में जो बच्चे हैं। तो साथ में जो बच्चे हैं, तो जो हमारे चूल्हे मर खाने वाले हैं, अगर मेरे 4 बेटे हैं तो 1-2 बेटे मेरे अलग रहते हैं, तो उनका भी नाम मुझे नहीं लिखाना है, बल वो दोनों बेटे जहाँ पर, जिस जगह पर रहते हैं, चाहे वो खुद के मकान में हो या किराए के मकान में हो, वहाँ के पते पर उनकी फैमिली, मतलब मेरा बेटा, बहू और उसके बच्चे। जैसा कि मैं आपको एक मिसाल दूँगा, हमारे यहाँ राशन कार्ड अलग करवा लिया जाता है। शादी हुई तो बच्चे का, बहू का राशन कार्ड अलग करवा लिया जाता है, तो उसके राशन कार्ड में जितने नाम हैं वो उसकी फैमिली है, और वो चूल्हा अलग देख कर ही बनती है। तो चूल्हा तुम्हारा अलग है या एक ही चूल्हे पर नंबर पारी, हम एक घर में रहते हैं लेकिन अलग अलग रहते हैं, ऊपर रहते हैं, नीचे रहता है। अब ऊपर और नीचे वाले पका लेते हैं, उसके बाद ऊपर वाले आते हैं, उसी चूल्हे पर पकाते हैं, तो भी ये फैमिली 2 अलग अलग है। और हमको 2 अलग अलग है, तो अलग अलग फैमिली लिखवाना है, क्योंकि जो बहुत सारी सरकार की स्कीमें हैं, उन स्कीमों में फैमिली की इनकम पूछी जाती है। जैसा मैं आपको बताऊं कि हमारा OBC है, OBC की बुनियाद पर हमारे बच्चों का इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, आला तालीमों में, हमारा कॉलेजेस में दाखिला होता है, जहाँ कई लाख रुपया फ़ीस होती है। OBC की बुनियाद पर हमारी फ़ीस आधी हो जाती है, लेकिन उस आधी फीस के लिए सिर्फ आधार, हमारा OBC का सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है, जात का दाखिला तो लगेगा ही, मगर उसके साथ साथ हमको नॉन क्रीमिलियर देना पड़ेगा।
नॉन क्रीमिलियर मतलब हमारी सालाना आमदनी 5 लाख से कम होना चाहिए। तो ये 5 लाख की सालाना आमदनी मेरी नहीं पूछी जा रही है, मेरी पूरी फैमिली की पूछी जा रही है। तो अब फैमिली मैं हूँ, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं। अगर मेरी फैमिली में मेरे चचा बाबा भी हैं तो उनकी भी तो उसमें आमदनी जोड़ना पड़ जाएगी। तो इसलिए जो अगर वो लोग अलग रहते हैं तो उनका अलग लिखवाना चाहिए, मैं अलग हूँ तो मेरा अलग लिखवाना चाहिए। वरना मैं जब इनकम सर्टिफिकेट बनाने जाऊँगा और सारे का नाम उसमें रहेगा तो सारे की मिला करके तो इनकम कहाँ चली जाएगी। तो इसलिए फैमिली अलग लिखवाना ज़रूरी है। तुम्हारे एक घर के अंदर अलग अलग खोलियों में सब बच्चे अलग अलग रहते हैं तो तुमको अलग अलग फैमिली लिखवाना ज़रूरी है। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर बच्चों को तालीम के अलावा जो जीवनदायी योजना बोली जाती है, जो इलाज के लिए जीवनदायी योजना है, आयुष्मान योजना है, महात्मा फुले आरोग्य योजना है, इन सारी योजनाओं में भी तुम्हारी फैमिली की इनकम की बुनियाद पर ही तुमको सहूलत मिलेगी। और फैमिली में अगर जो जितने लोग हैं सबकी मिला करके इनकम, अगर एक पावरलूम मजदूरी करता है, साल की आमदनी उसकी 50-60 हज़ार रुपया है, तो वो अगर 2 भाई हैं तो 1,20,000 हो जाती है, 4 भाई हुए तो वो 2.5 लाख की तरफ चली जाती है। तो इस तरीके से वो जोड़ी जाती है इनकम। तो तुम अलग अलग चारों भाई रहते हैं तो तुम एक जगह मत लिखवाओ, वरना जो उनकी जो ग्रॉस इनकम है पूरी फैमिली की इनकम में उनकी इनकम कहाँ नज़र आएगी। अब एक भाई टीचर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, उसकी पगार लाखों में है, मगर वो अपनी फैमिली के साथ अलग रहता है ना, और दूसरा भाई बेचारा मजदूरी करता है, तो दोनों का काम मवाजना। जो टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर या किसी सरकारी नौकरी पर है उसकी पगार लाखों में है, वो इनकम टैक्स पे देने वाला आदमी है, मगर वो अपनी फैमिली पालता है। और जो मजदूर भाई है वो मजदूरी करता है तो उस सहूलत का हकदार है। तो इसलिए उनको अलग अलग करना ज़रूरी है। तुमको राशन कार्ड जो अनाज मिलता है उसके लिए भी ज़रूरी है कि जो सफ़ेद, जो इनकम टैक्स देने वाले हैं उनके लिए सफ़ेद राशन कार्ड है, जो 1 लाख से कम आमदनी वाले उनके लिए केसरी राशन कार्ड है, और जो 50,000 से कम आमदनी वाले उनके लिए पीला राशन कार्ड है। और वो आमदनी भी एक आदमी की नहीं है, पूरी फैमिली की है। तो इसलिए भी तुमको अलग अलग फैमिली लिखवाना ज़रूरी है। इस बात के लिए ख़ास तौर से मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। उसमें कुछ सवालात और हैं। बहुत सारे ख़वातीन, हमारे दोस्त अहबाब ये बोलते हैं कि लड़का भाड़े से रहते हैं ना, किराए के मकान में रहते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो जहाँ रहता है उसी घर का नंबर होने दो, और उसी घर के ऊपर उसके पते पर उसकी इंक्वायरी होने दो, उनके नंबर का इंदराज होने दो। मकान किराए का है तो क्या हुआ, और कल अगर वो किराए का मकान खाली करके दूसरी जगह जाने वाला है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब जो है आधार कार्ड का नंबर और मोबाइल नंबर अहम है। तो अगर हमारा जब पता कहीं बदली होगा तो वो बदली करते आएगा, लेकिन आधार नंबर और वो बदली करते नहीं आएगा। लेकिन फैमिली 2 हो गई तो उसको एक फैमिली को 2 करते नहीं आएगा। इसलिए अगर 2 फैमिली है तो आज उसको 2 बताना ज़रूरी है। हम जो खुद का घर है वो भी तो कल बेच करके हम कहीं जा सकते हैं ना। तो इसलिए वो क्या भाड़े के घर में है, वो तो कल बदली होने वाला है। तो ये सब न करते हुए जो जहाँ रहता है उसका वहाँ पर इंदराज कराना ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि उसमें ये पूछा जा रहा है कि तुम्हारे यहाँ नल कनेक्शन है कि नहीं है। तो अगर किराए के मकान में रह रहे हैं तो भाई नल कहाँ, नल नहीं है, नल क्यों नहीं लगवाए। तो भाई नल लगवाने का खर्च इतना है और नल की पानी पट्टी इतनी आती है साल भर की कि हम भर नहीं पाते, इसलिए पीने का पानी कहीं से भी ले लेते हैं, बाकी बोरिंग का पानी इस्तेमाल कर लेते हैं। आपके यहाँ ये पूछा जा रहा है कि संडास नहीं है, तो संडास के बारे में भी हम बोल सकते हैं कि भाई जो संडास बनाने के लिए जो योजना का पैसा आया था वो हमको नहीं मिला, इसलिए हम घर में संडास नहीं बनवा सके। ये भी पूछा जा रहा है कि बिजली का कनेक्शन है कि नहीं है। तो बिजली का कनेक्शन अगर है तो ठीक है, ज्वाइंट कनेक्शन है और हम नए मीटर के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, मगर कंपनी जो है तो कनेक्शन दे नहीं रही है। हमने एप्लीकेशन नहीं भी किया तो हम हवाला दे सकते हैं कि भाई दूसरे लोगों ने कनेक्शन के लिए अर्जी दिया, उनको मिल ही नहीं रहा है, इसलिए हम भी अभी तक मीटर नहीं लगवा सके। इस तरीके से हम उनको जवाब दे सकते हैं। और एक चीज़ और है कि उसके अंदर मज़हब नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ अभी 2 ही चीज़ पूछी जा रही है, ज़ात की। इन्होंने अभी जाति न्याय जनगणना, आपने मीडिया में सुना होगा कि जाति न्याय जनगणना, तो हालांकि होना ये चाहिए था कि ज़ात पूछी जाती। तो हम लोग जो है ओबीसी ज़ात के है, कौन सी किस ज़ात का है, कोई मन्यार है, कोई सुतार है, कोई अतार है, ये ओबीसी में आते हैं। हमारे यहाँ पर बेग है, लाल बेग है, तड़वी है, ये हम लोग SC ST में आते हैं। तो ये सब चीज़ें भी हम उसके अंदर लिखवा सकते थे, मगर इस मरतबा अभी ज़ात नहीं पूछी जा रही है, सिर्फ 2 ही पूछा जा रहा है कि आप SC या ST में हैं या जनरल में हैं, अदर में हैं, दीगर में हैं। तो हमको दीगर लिखवाना पड़ेगा। और जो तड़वी हैं
जो बेग हैं, लाल बेग है, वो SC ST अपने हिसाब से लिखवा सकते हैं। तो ये 2 चीज़ों का भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि ज़ात के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, और हमसे ये भी पूछा जा रहा है कि आप लोग गेहूं ज़्यादा खाते हो कि चावल ज़्यादा खाते हो। ये बहुत अहम सवाल है। मैं आपको बताया कि ये जो SIR से ज़्यादा अहम मर्दमशुमारी है, ये दरअसल NRC या NPR का ही एक हिस्सा है। इस समय पूरी मालूमात गवर्नमेंट इकट्ठा कर रही है और आगे चल करके इसी को बुनियाद बना करके पॉलिसी तय होना है। तो ये असल में गेहूं चावल इसलिए पूछ रहे हैं कि किन रियासतों में जो राशन दुकानों पर अनाज दिया जाता है, तो 3 किलो गेहूं 2 किलो चावल दिया जाता है, कभी 3 किलो चावल 2 किलो गेहूं दिया जाता है। तो कहाँ पर ज़्यादा चावल देना है, कहाँ ज़्यादा गेहूं देना है, वो रियासत में किस रियासत में क्या ज़्यादा खाया जाता है उसका अंदाज़ निकाला जा रहा है। घर में टाइल है क्या, छत कैसी है, ये सब पूछा जा रहा है। तो लोगों का म्यार ज़िंदगी कैसा है ये तय किया, ये पूछा जा रहा है, ताकि इसकी मालूमात लेकर के इसके मुताबिक गवर्नमेंट पॉलिसी तय करेगी। तो हर मालूमात को आपको अच्छे ढंग से देना है, समझ बूझ करके देना है, पूरी आप मालूमात दीजिए। कोई चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप साफ तरीके से मालूमात दीजिए। और जहाँ पर अभी तक के मर्दमशुमारी वाले लोग पहुँच करके घरों के नंबर नहीं दिए हैं, वो लोग अपने इलाके के लोगों से मालूमात ले। बहुत SIR के बारे में बोला गया, SIR की जिम्मेदारी तहसीलदार की थी। तहसीलदार सरकारी महकमा महसूल डिपार्टमेंट के लोग का काम था SIR का, और अभी भी वो SIR का काम चल रहा है। जिनकी मैपिंग नहीं भी है वो 2002 की वोटर लिस्ट से मैपिंग करवा लें। जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है उनको क्या करना है वो भी हम कर लेंगे। 26 जून के बाद 30 जून के बाद वो काम शुरू होने वाला है। लेकिन अभी जो शुरू है मर्दमशुमारी का काम, इसमें अगर हमारे घरों का नंबर नहीं आ रहा है तो हमको इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए। और ये जिम्मेदारी, ये काम मर्दमशुमारी का कारपोरेशन के मार्फत हो रहा है। आपको मैं बता रहा हूँ कि कारपोरेशन ने SIR के बारे में महासभा स्पेशल बुलाई थी कि हम SIR में मदद करना चाहते हैं। तब उस वक्त भी ये बात आई थी कि SIR का काम महसूल डिपार्टमेंट का है, तहसीलदार, प्रांत, कलेक्टर देखेंगे उसको। कारपोरेशन के ज़िम्मे मर्दमशुमारी का काम है, तो मर्दमशुमारी का काम कारपोरेशन के ज़िम्मे है। तो मैं गुजारिश करूंगा तमाम कारपोरेशन से ताल्लुक़ रखने वालों से भी कि आप इस काम में ध्यान दें कि आपके नुमाइंदे, आपके काम करने वाले कर्मचारी लोगों के घरों तक बराबर पहुंच रहे कि नहीं है। और जहां पर घरों के नंबर ज़्यादा हैं, मतलब एक घर के अंदर कई लोग रहते हैं, तो उनका अलग अलग फैमिली लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, ये सब चीज़ों का, और बराबर लोगों की मालूमात लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, ये सब देखना चाहिए। और याद रखें कि आप इनकम, जो भी मैं बताया कि फैमिली की इनकम बढ़ जाएगी, तो 50,000 से ऊपर अगर आपकी इनकम जाएगी तो आपका पीला कार्ड कैंसिल हो जाएगा। पीला कार्ड कैंसिल होगा तो पीले कार्ड का अनाज मिलना मुश्किल हो जाए, मिलना बंद हो जाएगा। आपकी इनकम 1 लाख से ऊपर जाएगी तो आपका केसरी कार्ड बंद हो जाएगा, केसरी कार्ड पर मिलने वाली सहूलत बंद हो जाएगी। इसलिए बहुत सोच समझ करके हमको फैमिली के बारे में इंदराज करवाना है, और जिस तरीके से मुझे आगे मालूमात मिलेगी मैं आप लोगों को मालूमात दूंगा। और रहा सवाल कि म्यूनसिपलिटी के कारपोरेशन के अंदर क्या चल रहा है और MLA साहब क्या कर रहे हैं, MLA साहब की वर्किंग कमेटी काम, शहर के अंदर गर्मी है, पानी के लिए हाहाकार है, कुर्बानी के मसाइल हैं, तो MLA साहब हज करने चले गए। उनका ऐसे वक्त में हज करने के लिए जाना मुनासिब है क्या? नुमाइंदगी करने की बजाय हज करने जाना मुनासिब है क्या? कारपोरेशन के लोग जो कर रहे हैं, अतिक्रमण उठा रहे हैं, स्कूलें कुछ भाड़े से दे रहे हैं कि किसी को तालीमी इनकलाब लाने के लिए दी जा रही है, सब बातों पर इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मैं एक एक टॉपिक लेकर के आप लोगों से बात करूंगा और आपको मालूमात दूंगा। और जो लोग काम करने वाले हैं उनको भी हम राह दिखाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।